ऑल राइट, क्या हाल चाल चल रहे हैं सबके, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वैसे तो ये प्रीमियर वीडियो, बट मैं पूरी किधर ठोकूं यार, जगह नहीं है, पर मैं पूरी फील देता हूं कि आपको ऐसी फील आए कि ये प्रीमियर नहीं बल्कि लाइव ही है और मैं आपके साथ बैठ के ही बातें कर रहा हूं। आज हम बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से करने वाले हैं ग्रेविटेशन, और इतनी खूबसूरती से करेंगे कि आपका जीवन जो है वो संवर जाएगा। ठीक है, ऑन दैट नोट लेट स्टार्ट कर लेते हैं हम। और बताओ पहले तो सब लोग अपनी अपनी एनर्जी कैसी है तुम्हारी यार। ऐसे लो एनर्जी में वीडियो मत देखो, ऐसा मत देखना कि हाँ ग्रेविटेशन है। अरे नहीं, ऐसा नहीं करते, पहले एनर्जी पूरी बढ़ाते हैं। और एनर्जी अगर नहीं लग रही ना खुद के अंदर अच्छी, तो बोलो कि सबसे ज्यादा एनर्जेटिक मैं ही हूं। मुझसे एनर्जी किसमें है इस दुनिया में? कोई है ऐसा जिसमें मुझसे ज्यादा एनर्जी है? अरे नहीं है। कोई मिलेगा? अरे नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत हो गया चिल्लाना। अब हम करते हैं स्टार्ट। What are we gonna do? We are gonna start the video. That is welcome to Let's Crack Foundation and NTSC YouTube channel, guys. क्या मस्त गेम वाली फील आ रही है। बट एनीवेज, वेलकम टू लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी। बहुत ही खूबसूरत चैनल, बहुत ही अरे 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 आगे क्यों निकल जाते हो जिंदगी में। हाँ ये रहा। बहुत ही खूबसूरत सा चैनल है जिसके ऊपर बहुत सारे एडुकेटर्स बहुत सारा ज्ञान वर्जित कर रहे हैं। तो कृपया 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 प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप पहले बार देख रहे हो। उसके अलावा इस चैनल के ऊपर आपको ढेर सारे एडुकेटर्स हैं जो कि आपको, जैसे मैं हूं तो मैं आपको 9th का पढ़ा रहा हूं सीबीएसई के हिसाब से, बहुत सारे आपको एनटीएससी और अलग अलग एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो इसको प्लीज कैचअप करते रहना। और मैं अपनी, और मेरी बात सुनो, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं ना, पहले इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों को बता दूं कि शाम को 5 से 6 बजे मेरी एक स्पेशल क्लास होती है रोज। तो आज जो स्पेशल क्लास कौन सी, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट पहुंचोगे। ऐप पे होगी या आप ब्राउजर पे भी देख सकते हो। स्पेशल क्लास के अंदर क्या होता है, मैं हमेशा पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करता हूं। भाई मैं बिल्कुल आपको है ना स्पून फीडिंग करके बता रहा हूं। वैसे टेक्निकली मैं आपको एनसीईआरटी सॉल्व कर रहा हूं, एक एक क्वेश्चन उठाऊंगा, एक एक क्वेश्चन की आपको पोल दूंगा, उस पोल में आप आंसर दोगे और कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा और ट्रिक्स भी बताऊंगा। सिर्फ इतना ही नहीं कि बता दिया कि ये ऐसे सॉल्व करना है, गाइस फर्स्ट स्टेप इज दिस, सेकंड स्टेप इज दिस, थर्ड स्टेप इज दिस। अरे नहीं बहुत ही ज्यादा ट्रिक्स और टेक्निक्स होते हैं ना, जैसे दोस्त बैठ के पढ़ाता है और 1 घंटा लगेगा, एनसीईआरटी खत्म भी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा किसी को भी। आप लोगों को पता नहीं चलेगा मैं 1 घंटा कम निकल गया। जबकि खुद अगर बैठोगे ना करने तो काफी टाइम लगेगा। हालांकि एक बार खुद करना बहुत जरूरी है, बट जब एक दोस्त करा देता है तो चीजें काफी आसान हो जाती है। ऑन दैट नोट, मैं हूं कौन? तो मैं हूं प्रणय चौहान। आई एम अ मोटिवेटर एंड एंटरप्रेन्योर एंड एजुकेटर एंड अ सीनियर मोर देन अ टीचर। मतलब अरे वो टीचर वाली वाइब मेंटेन नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एक सीनियर वाली कर रहा हूं। सीनियर मतलब दोस्त वाली, ऐसे वाली कि आपके कंधे में हाथ डाल के जो बताता ना, देख बड़ा ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसी वाली वाइब, वैसी वाली वाइब। We're trying to maintain that vibe. We're trying to maintain that vibe. Okay? और भैया आपने क्या कर लिया ऐसा जब हमको बता रहे हो? हाँ आपने क्या कर लिया है? But I have scored, I have scored 9.4 CGPA in my class 10 CBSE and 91.4% in my class 12 CBSE PCM. PCM मतलब अरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसमें से आज हम करने वाले हैं फिजिक्स। बहुत सारे लोग डर जाते हैं इन तीनों के नाम से, बट हम नहीं डरे क्योंकि वी डिड इट ऑल यूजिंग स्ट्रेटजी। मतलब हमने किताबों से ज्यादा महत्व स्ट्रेटजी को दिया। अंधाधुंध होके पढ़ाई नहीं की, जाग के पढ़ाई की। जाग कैलाश जाग। ठीक है, तो मैं यहां पे अपने चेहरे पे लिख देता हूं स्ट्रेटजी, ऑल अबाउट स्ट्रेटजी। और मेरा नाम प्रणय चौहान, इन केस यू डोंट नो। क्या क्या करने वाले हैं आज हम करेंगे ग्रेविटेशन। अरे सफेद के ऊपर सफेद कैसे चलेगा? बेसिक फिजिक्स नहीं आएगी तो हमको कैसे पढ़ाओगे भैया? ठीक है चलो, ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ, न्यूटन बाबा का। मिस्टर न्यूटन को जहां दिखा कि यहां लॉ बन सकता है वो वहां चले गए, उन्होंने कोई जगह खाली ही नहीं छोड़ी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। हालांकि ये थोड़ा सा विस्तृत टॉपिक है, बट हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। और एनीवेज उसके पहले अगर आप अभी यहां पर नए हो तो मैं आपको बता दूं, ये जो कोर्स है लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएस वाला, बहुत ही कमाल का कोर्स है। डेली लाइव क्लासेस है, लाइव टेस्ट और क्विज़ेस है, ढेर सारे कोर्सेज हैं जो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सब चीजों का जब आप इसका एक कोर्स ले लेते हो, जितने टाइम तक लेते हो। उसके लिए टॉप एडुकेटर्स भी है। ऑल्दो मेरी स्पेशल क्लासेस जो है वो भी फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी फ्री एक्सेस कर सकते हो। मैं जो क्विज लेता हूं रोज रात को 10 से 11 वो भी फ्री है, तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो। बट अगर आपको प्रो सब्सक्रिप्शन चाहते हो उसके अपने अपने बेनिफिट्स हैं।
ठीक है। और क्या क्या कैसे कैसे बेनिफिट है, सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है। ये आप ऐप डाउनलोड करोगे, अथाह फायदा है इस ऐप के, अथाह। ठीक है, स्पेशल क्लास मेरी फ्री में आती है, 10 से 11 मेरी कोई फ्री में आती है, और उसके अलावा भी ये जो सारे कोर्सेज बता रहा हूं ना मैं आपको, ढेर सारी स्पेशल क्लास वहां पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लेते हो तो आपको काफी सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, तो मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझे मैसेज वगैरह भी कर सकते हो, इच्छा हो तो। वहां पर डायरेक्ट मैंने मैसेज का ऑप्शन चालू कर रखा है। हो, और मान लो कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है फाउंडेशन एनटीएससी का, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो है मैं रिकमेंड करता हूं 24 मंथ्स, 2 साल, एक बार में 2 साल, बार बार भटकने का काम नहीं है, एक बार लो 2 साल तक चलाओ, बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं है। 21,000 का सब्सक्रिप्शन है, और अगर आप थोड़े स्मार्ट हो, स्मार्टनेस दिखा के ये वाला कूपन कोड यूज करते हो, तो आपको पड़ता है मात्र ओनली 18,900, जो कि होता है 788 पर मंथ। इसको अगर मैं और ब्रेक डाउन करूं तो होता है करीब करीब 25 रुपीज पर डे, यानी कि आपकी एक मोमोज की प्लेट से भी सस्ता। ठीक है, तो ऐसा समझ लो कि आप एक रोज एक मोमोज की प्लेट खा रहे थे, रोज खा रहे थे मोमोज, या रोज भेलपुरी जो भी खाते हो यार, वो खा रहे थे, उसको एक और ऐड कर लो, और उसके अगेंस्ट आपकी जेब में 2 साल तक ये कोर्स रहेगा। वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। क्लास 9, 10, 11, 12 ये वाला सब्सक्रिप्शन मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें पूरे 4 साल 48 मंथ्स यानी कि 4 साल कवर्ड है मात्र 36,000 में। भाई ये अगर आपको थोड़ा भी महंगा लग रहा है ना, तो एक बार सोचो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की 1 साल की प्राइस इससे डबल होती है, और ये 4 साल आपको टोटल 36,000 का मिल रहा है, वो भी अगर आप स्मार्ट हो और एक कूपन कोड यूज करो तो। ठीक है, 750 रुपीज पर मंथ, यानी कि ₹25 पर डे, ये भी करीब करीब उतने का ही पड़ रहा है। और मतलब ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, मतलब आपको कहीं भटकना, बहुत सारे लोग 9th के बाद कहीं और जगह भटकते हैं, कोई लोग 10th के बाद कहीं और जगह भटकते हैं, कोई लोग 11th के बाद कोई और जगह भटकते हैं, इधर उधर भटकते ही रहते हैं। ठीक है, इसमें भटकने का काम ही खत्म कर दो, और ये 10th 11 12 ले सकते हो। अगर आपने 9th कर लिया तो वापस से देने का कोई मतलब नहीं है, तो ये ले सकते हो 28,800 का। इट विल कॉस्ट यू 800 रुपीज पर मंथ, दैट्स अगेन ₹28-29 पर डे अप्रॉक्स। ओके, ऑलराइट, लेट्स बिगिन। हमारी एक स्लाइड और आती है यार, बट वो आई नहीं, चलो मैं खुद ही लिख के बता देता हूं क्या होता है हमारे यहाँ पे। 4 से 5 डेली प्रीमियर होता है, डेली प्रीमियर होता है, और 5 से 6 डेली स्पेशल क्लास होती है। ठीक है, जो कि कल से 7 से 8 शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, या फिर मैं 2 स्पेशल क्लास ले लूंगा, 5 से 6 और 7 से 8, और 10 से 11 बजे रोज यूट्यूब पे एक इंटरएक्टिव लाइव स्ट्रीम होती है, इंटरएक्टिव लाइव स्ट्रीम। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। व्हाट आर वी टॉक अबाउट? वी आर गोना टॉक अबाउट ग्रेविटेशन। व्हाट इज ग्रेविटेशन? अरे क्या है ये ग्रेविटेशन? मतलब गुरुत्वाकर्षण। चलो चैप्टर खत्म, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस, आई विल कैच यू गाइस। नहीं हुआ। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है और ग्रेविटेशन क्या होता है? अरे सिंपल सी बात है, अभी हम लोगों को कितना पता है। देखो मैं आपको बताऊंगा ऐसे, सिर्फ इस हिसाब से बताऊंगा जो स्लाइड में जो मैं लिखना वाला हूं, बाकी मैं आपको बीच बीच में ये जो स्क्रीन दिख रही है ना, आप जो भी स्क्रीन में से देख रहे हो, इससे मैं बाहर निकालूंगा आपको, और थोड़ी दुनिया के बारे में बात करेंगे हम। ग्रेविटेशन क्या होता है? बेसिक सी चीज है। ग्रेविटेशन क्या होता है? अरे अर्थ ग्रेविटेशन, अर्थ में होता है ग्रेविटेशन, इसके कारण तो हम बैठे हैं, वरना हम उड़ रहे होते हैं। मून में क्या होता है? मून में ग्रेविटेशन नहीं होता है, इसलिए हम नहीं उड़ता है, मतलब वहां पे बैठ नहीं बैठते, उड़ते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं होती, मून पे भी ग्रेविटेशन होता है, बट हमको हमेशा से बताया गया है कि भाई अर्थ पे ग्रेविटी का फोर्स, ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी होती है, तो इसलिए हमें ना अर्थ की तरफ खिंचे हुए रहते हैं। मून पे नहीं होती है, तो इसलिए हम उड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा बताया गया है, ऑल्दो ऐसा नहीं कि मून पे होती नहीं है, मून पे होती है, काफी कम होती है अर्थ से, बट होती है। ठीक है, एनीवेज, तो अब देखते हैं कि क्या बताना चाह रहा है जिंदगी में। अब ये देखो, ये है लालू। तो लालू ने क्या किया? लालू ने एक गेंद नीचे फेंकी और एक पत्ता नीचे फेंका, तो ये दोनों नीचे कैसे जा रहे हैं ग्राउंड पे? ग्रेविटी के कारण। अगर ग्रेविटी नहीं होती, इनको कोई नीचे पुल करने वाला फोर्स नहीं होता, तो ये नीचे गिरते क्या? नहीं गिरते। वेरी सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? ये भाई साहब ने बॉल फेंकी। अब क्या है, बॉल हमेशा ऐसी चलती जाएगी? ऐसी चलती जाएगी क्या? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि ग्रेविटी जो है इसको नीचे खींच के ले आएगी वापस जमीन पे, सबको जमीन पे उठा के रख देती है। जैसे जिंदगी होती है ना, कभी कभी तो बहुत चढ़ाएगी, फिर एक टाइम जब आपको लगेगा ना कि आप बहुत चढ़ चुके हो जीवन के अंदर, आपसे बड़ा अच्छा और कोई नहीं है, तो जिंदगी आपको एक ऐसा झटका देगी, ऐसा झटका देगी कि आप बिल्कुल जमीन पे गिर जाओगे। उस झटके को ही तो ग्रेविटेशन बोलते हैं। यही तो बात है भाई, ये जो फिजिक्स है ना आपका 9th का, ये पूरा असल जिंदगी से रिलेटेड है, बट आपको मेरे से कोई चाहिए जो आपको रिलेट करके बताए। चलो अगला,
ये है न्यूटन भाई साहब। न्यूटन तो नहीं है, ये नूतन है, क्योंकि ये इंडिया में है। इंडिया में हम न्यूटन को नूतन बोलेंगे। तो नूतन भाई जी ने क्या किया, नूतन भाई जी के सिर पे ये एप्पल गिर गया। अब इनके दिमाग में आया कि भाई ये क्यों गिर गया मेरे सिर पे, यह हवा में क्यों नहीं गया। अच्छा वाला आइडिया नहीं आता तो आप भी चैप्टर नहीं पढ़ना होता आपको, पर आइडिया आ गया तो अच्छा हुआ, क्योंकि अभी आपको सिर्फ चैप्टर लग रहा है, बाद में जब आप स्कूल क्रॉस करोगे तो आपको लगेगा कि चीजें कितनी इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, तो ये जो एप्पल गिरा ये क्यों गिरा, ग्रेविटेशन के कारण गिरा। वैसे ही ओ क्या खूबसूरत है यार, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें यार। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, ये सारे, ये सन है हमारा, सन है, सन SON, सन है हमारा बेटा है ये, ठीक है। SUN सन है ये, ठीक है। फिर ये प्लैनेट्स हैं अलग अलग, ये कुछ ये अर्थ हो जाएगा, ठीक है। ये सैटर्न है, ये जुपिटर है, और ये पुराना फोटो होगा तो ये प्लूटो भी मान लो, और ये वीनस है, पता नहीं यार कौन, चलो ठीक है नाम वाम छोड़ो। बट ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ये इसी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अर्थ ऐसा क्यों नहीं करता कि मुझे सन के साथ नहीं रहना, मैं तो निकल रहा हूं यहां से। तो अर्थ यूनिवर्स में कहीं रैंडम जगह घूमने क्यों नहीं लग जाता, वो एक ही जगह पे घूम रहा। मतलब आप सोचो कितनी खूबसूरती से बनाई गई है दुनिया, कितनी खूब, मतलब कितना कुछ डीप है इसमें जानने को, और हम सिर्फ थोड़ी बहुत बातें पढ़ के खुश हो जाते हैं यार। मतलब आप सोचो, क्यूरियोसिटी लगाओ अपनी कि क्यों अर्थ सन के अराउंड घूमता रहता है। घूमते तो कैसे घूमता है, इसको रस्सी से खींच कर रखा है क्या। चलो ग्रेविटेशन का फोर्स होता है, मान लिया, हमको साइंटिस्ट लोगों ने बता दिया कि ग्रेविटेशन का फोर्स होता है, बट यार फैंटासाइजिंग नहीं लगता है कि कैसे होता होगा वो। मतलब एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट से चिपक क्यों रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो किताब में लिखा है उतना, बट एक्चुअली वो चीज हो कैसे रही है। कितना इंटरेस्टिंग है ये सब जानना यार। और हमको ऐसे बहुत सारी चीजें नहीं पता है। अगर आपको लगता है ना कि साइंस ने बहुत कुछ कर लिया डिस्कवर, तो इट्स अराउंड जस्ट 1% ऑफ व्हाट द यूनिवर्स एक्चुअली इज। अरबों करोड़ों चीजें हैं यूनिवर्स के अंदर जो आज तक कभी डिस्कवर ही नहीं हुई, तो उस पर स्टडी क्या होगी। ठीक है, तो वैसे हमको किस बारे में चर्चा करना है कि अर्थ जो है आसपास घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, ये ग्रेविटेशन फोर्स के कारण घूम रहा है। ठीक है, अभी ये चाहता तो वापस यहां से ऑर्बिट से बाहर निकल सकता था, बट ये निकल नहीं पा रहा है क्योंकि सन ने इसको पकड़ के रखा है। अब ये जो ऑर्बिट्स आपको दिख रहे हैं ना लाइन से, एक्चुअली वहां पे ऐसी लाइंस है नहीं यूनिवर्स में, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने ड्रॉ कर दिया लाइन, वहां पे रखा राउंडर का पॉइंट डाला सन के ऊपर और ऐसे रेडियस खींच दी पेंसिल से, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो व्हाट इज ग्रेविटेशन। चलो ग्रेविटेशन होता क्या है तो हमने पढ़ लिया कि भैया नीचे गिराता है, ये तो धरती दिखा देता है, नीचे गिराता है। ग्रेविटेशन जो है ना ये है एक रियलिटी चेक आपके लिए भी, आपकी मतलब फिजिकल बॉडी के लिए भी, और आपकी जिंदगी के लिए भी। जब तक इंसान अपने रॉक बॉटम को हिट नहीं करता, जब तक पूरी तरह से वो खत्म नहीं होता, खत्म एज इन पूरी तरह से वो बहुत नीचे नहीं गिर जाता अपनी जिंदगी में, तब तक उसको ऊपर उठने की वैल्यू पता नहीं चलती। ठीक है, जब तक आपके पास में हाथ पैर अच्छे से काम कर रहे हैं तब तक आपको चलने की वैल्यू पता नहीं चल रही। जिस दिन आप बेड रेस्ट पे चले जाओगे 1 महीने के लिए, उस दिन आपको चलने की भी वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। ठीक है, आप चल पा रहे हो, आप बोल पा रहे हो। किस दिन मान लो आपके मुंह पे टेप लगा दे हमेशा के लिए, आप उसके बाद कभी बोल नहीं पाए, उस दिन आपको रियलाइज होगा कि बोलने की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, चलो वापस घुसो अंदर यार, फील में लिया दो तुम लोग। व्हाट इज ग्रेविटेशन? ओ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। अरे भैया ये मतलब क्या हो गया यार, आपने तो बोला था कि मतलब अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कि 2 ऑब्जेक्ट्स का मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि ये पेन है 2 पेन है तो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। भैया कुछ भी बोलते हो, हाँ ऐसा ही होता है भाई, ऐसा ही होता है। इस दुनिया के हर मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं इस माइक को अट्रैक्ट कर रहा हूं, ये दोनों पेन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों फोन मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं अगर इन पे से हाथ रखूं तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं अपने दोनों हाथ रखूं तो ये भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। दुनिया की हर एक चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, एक दूसरे को दुनिया की हर एक चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। मान लो कि ये वाला जो हाथ है मेरा और ये जो है, ये ऑल्दो कांटेक्ट में नहीं है, बट ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट जरूर कर रहे हैं। तो भैया चिपकते क्यों नहीं है, चिपक क्यों नहीं रहे? अरे भैया आपने बताया ये दोनों ऐसे कर रहे हैं तो ये छोड़ो तो चिपकना चाहिए ना, ये नीचे क्यों गिर रहा है? मैग्नेट पे तो समझ में आता है अट्रैक्ट कर रहा है तो चिपक रहा होता है। अरे मेरे भाई समझो एक बात को, एक बेसिक सी बात समझो। मान लो कि यहां बहुत ही बड़ा मैग्नेट है, बहुत ही बड़ा मैग्नेट, दुनिया का बहुत ही बड़ा मैग्नेट, दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नेट, और यहां आप खड़े हो बिल्कुल क्यूट अच्छे बच्चे, आपने हाथ में ली 2 छोटी छोटी मैग्नेट 5-5 रुपए वाली। आप दुकान गए, आपने बोला भैया 5 वाली 2 मैग्नेट दो, 2 मैग्नेट दो। ठीक है, अभी मेरे को एक बात बताओ,
कि आप जब इन मैग्नेट्स को अपने हाथ से छोड़ोगे तो ये आपस में चिपकेंगी, ये छोटे छोटे मैग्नेट्स आपस में चिपकेंगी, या फिर दोनों मैग्नेट्स चाहेंगे कि ये अपने अपने हिसाब से एक बड़ी मैग्नेट के पास चिपक जाए? क्या होगा? ऑब्वियसली बड़ी मैग्नेट के पास चली जाएंगी। तो क्या इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था? ये दोनों मैग्नेट्स के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था? अरे बिल्कुल था, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना। पर फिर भी एक दूसरे से चिपकने की वजह नीचे गई ना, क्योंकि नीचे जो मैग्नेट है वो बहुत ही बड़ी है, नीचे ज्यादा फायदा हो रहा है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिंग मैग्नेट है नीचे, ठीक है, ज्यादा प्रभावित हो गए नीचे वाले मैग्नेट से। सेम होता है, हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट ये दोनों चिपक नहीं रहे। पहली बात तो ये तो मैंने एग्जांपल बताया तो इससे समझ सकते हो, क्योंकि भाई आप जब नीचे दो बॉल को फेंकोगे तो दोनों चिपके हुए नीचे नहीं गिर रही हैं, क्योंकि वो दोनों के आपस के अट्रैक्शन से, आपस के ग्रेविटेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थ का ग्रेविटेशन है, जो अर्थ हमको अपनी तरफ खींच रहा है। और दूसरी चीज को कैसे समझोगे? अट्रैक्शन तो है सब चीजों के बीच में, बट अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा इतना क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, मास मतलब जितना ज्यादा बॉडीज का मास होगा एक बॉडी दूसरी बॉडी का, यानी कि m1 और m2, इन दोनों के बीच में मान लो इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, इन दोनों के जितना ज्यादा मास होगा उतना अट्रैक्शन होगा। मान लो कि इसका बहुत ज्यादा मास है और इसका बहुत ज्यादा मास है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो सेम ऐसा होता है अर्थ के साथ में, क्योंकि अब अर्थ के कंपैरिजन में दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो बहुत हल्की हैं। मैं चाहे पूरी दुनिया के हर एक बंदे को 7 बिलियन लोग रहते हैं, हर एक बंदे को बोल दूं कि एक जगह आके खड़े हो जाओ, तो भी वो आपस में नहीं चिपकेंगे, वो अर्थ से चिपकेंगे, क्योंकि अर्थ जो है सबसे भारी है, उसका मास सबसे ज्यादा भारी है। ठीक है, बेसिक चीज समझो पहले तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, हर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, हम चिपक नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग नहीं रहा है, वो तो हो जाता है, होते होते हो जाता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। ये बात ध्यान रखो, बस ये डेफिनेशन याद रखो, धीरे धीरे बाकी हम सारे डेफिनेशंस याद करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेविटेशन का जो फोर्स है, मैंने बताया था पहली बात तो ये है कि इट इज द वीकेस्ट फोर्स। मतलब जो भी फंडामेंटल फोर्स होता है ना, फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं? फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं? फंडामेंटल फोर्सेस वो होते हैं जो कि नेचुरली ऑकरिंग बोल सकते हो आप, जिनको जो कि फंडामेंटली होते ही होते हैं। कैसे? कौन कौन से? भाई मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, आप कहीं जाके धक्का दे रहे हो क्या मैग्नेट्स को? नहीं दे रहे हो ना, वो तो मैग्नेटिक फोर्स है, उसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये दोनों जो चीजें हैं, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी है फंडामेंटल में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो इन सब में एक तरह से वीकेस्ट होता है बेचारा। ठीक है, बहुत ही कमजोर होता है वो, बट जरूरी बहुत है। एक बार को चुंबक अपना काम करना बंद कर दे, एक बार को इलेक्ट्रोस्टेट्स बंद कर दे, बिजली सब आना बंद हो जाए, चार्जेस का ट्रांसफर बंद हो जाए, पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बंद हो गया तो हमसे उड़ने लगे। वैसे तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स के कारण ही आपको अर्थ में नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखने को मिलते हैं, जिसके कारण अलग अलग चीज होती है। बट एनीवेज उसकी बात नहीं करेंगे। दूसरी चीज क्या? एक्ट ड्यू टू द मास ऑफ द बॉडी। ये ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट क्यों हो रहा है? ये हो रहा है ड्यू टू द मासेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है ए और ये एक ऑब्जेक्ट है बी, इसका मास है ma, इसका मास है mb। तो इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को लगने का एक ही कारण है, उनका मास। ठीक है, इट एक्ट्स ड्यू टू द मासेस ऑफ द बॉडी। अगर कोई चीज है, वैसे तो ऐसी कोई चीज नहीं होती, बट अगर कोई मासलेस ऑब्जेक्ट होता, जिसका कोई मास ही नहीं होता, इन केस, वैसा आइडियल केस में ऐसा नहीं होता, मतलब एक्चुअल केस में ऐसा नहीं होता, बट मान लो कि कोई मासलेस बॉडी है जिसका कोई मास ही नहीं है, कोई मास नहीं है। अब आप ये मत बोलना हवा का भी मास है ना कुछ कुछ मिलीग्राम्स में, तो हम मान रहे हैं ऐसी कोई सी बॉडी जिसका कोई मास ही नहीं है, ऐसी होती नहीं है, बट वो बॉडी अपना ग्रेविटेशन, उसके पास में कोई ग्रेविटेशन का फोर्स नहीं होगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशन का फोर्स है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मासेस का, ma और mb। अगर किसी का भी मास हो गया 0 तो ग्रेविटेशन का फोर्स हो जाएगा 0। समझ रहे हो बात को? ठीक है, सिंपल सी बात, वापस से एक बार हल्का सा रिवाइज करके बताता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, और वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स, यहाँ पे फंडामेंटल भी लिख देना, मैंने नहीं लिखा है, वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ड्यू टू द मासेस ऑफ द बॉडीज, मासेस ऑफ द बॉडीज। ठीक है, नेक्स्ट चलो, इसका इस टॉपिक का आपके ये वाले चैप्टर से कुछ खास लेन देन नहीं है, बट मैं थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से भी उठा के चीजें ले लेता हूं ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। टेंजेंट क्या होता है? बहुत ही बेसिक फंडे से बताऊंगा।
टेंजेंट इज लाइन जस्ट टचिंग द सर्कल एट वन पॉइंट। ये इसका भी यहाँ पे कोई सेंस नहीं बताने का, बट फिर मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये अभी आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। लाइन टचिंग द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट, ओनली एट वन, मतलब देखो क्या ये टेंजेंट है? नहीं है, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स पर टच हो रही है। क्या ये टेंजेंट है? नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट्स पर टच हो रही है। क्या ये टेंजेंट है? नहीं, क्योंकि किसी पॉइंट पर टच नहीं हो रही है। तो टेंजेंट क्या है? टेंजेंट ऐसा होता है जो सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रहा होता है सर्कल को। ऐसे मतलब टेंजेंट को ऐसा होता है अ लाइन सेगमेंट या अ लाइन दैट जस्ट टचेस द सर्कल, मतलब जस्ट बिल्कुल ऐसे कोने से कट मार के निकल जाता है, वैसे भी कट मार के निकल गया, ठीक है। तो ये हो गया टेंजेंट। तो ए क्या बोलोगे? AC इज द टेंजेंट, ठीक है, टू द सर्कल, इसकी ओ रेडियस मान लो, टू द सर्कल O, ठीक है। चलो इतना समझ में आया। अभी मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, अरे ये क्या हुआ? ये जो अर्थ के आसपास मून घूम रहा है, ये कैसे घूम रहा है? ये घूम रहा है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण। तो अर्थ जो है, अभी देखो, अभी आप सोचोगे कि यार ये तो कितनी कमाल की बात है, मतलब अर्थ जो है हमारा, वो हमको तो अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि हम उसके पास में, बट मून उससे कितना दूर है फिर भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए क्योंकि मून का मास भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम लोगों का मास मून के बराबर नहीं है मेरे भाई ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ क्या हो जाएगा, कैसे होगा? देखो, ड्यू टू सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ, जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है मून के ऊपर, मून को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। पर ये जो मून है ये घूम क्यों रहा है? ये पास में क्यों नहीं चिपक रहा है हमारे? इसीलिए क्योंकि जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक सेंट्रिपिटल फोर्स बना रहा है। सेंट्रिपिटल फोर्स मैं आपको अभी ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि अभी आपके काम का नहीं है, बट सेंट्रिपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जब हम एक रस्सी के आगे एक पत्थर बांधते हैं और जोर जोर से घुमाते हैं ना उस पत्थर को, ठीक है, जोर जोर से घुमाते हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसको अपने हाथ की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं और पत्थर हमसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स है इसके कारण ये घूमते जा रहे हैं, दोनों के बैलेंस फोर्स के कारण, ठीक है, ये मस्त बैलेंस हो चुका है इसलिए घूमते जा रहे हैं। वो उस टाइप वैसे फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल जो होते हैं वो एक दूसरे के रिएक्शन में काम करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओके। अच्छा भैया एक बात बताओ, बहुत ही सिंपल सी बात पूछूंगा भैया मैं आपसे कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं एक अदर को, ठीक है, तो अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या हम भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं? बताओ। जैसे ये भैया नीचे गिर रहा है, जैसे भैया नीचे गिर रहा है तो अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, समझ में आया? चलो इतना समझ में आया कि भैया आपने बताया कि अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल पुल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ हमको अपनी तरफ, अरे चश्मा टूट गया था, अर्थ हमको अपनी तरफ खींच रहा है। पर क्या इसका मतलब कि क्या हम भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहे हैं? बताओ। सोचो कभी ऐसा होता तो कि हम नीचे गिर रहे हैं तो हमारे नीचे गिरने की बजाय अर्थ हमारे पास में आ रहा हो, दुनिया कितनी उथल की पुथल हो जाती है यार। मतलब एक एक चीज को कितनी खूबसूरती से बनाया गया है दुनिया के अंदर, सोचो यार जरा। तो हाँ, बेसिकली ये ट्रू है, इट इज ट्रू, ठीक है। अगर मैं नीचे गिर रहा हूं छत पे से, मतलब कूद रहा हूं, गिर नहीं रहा हूं, गिरने वाला काम नहीं करते, मान लो मैं छत से नीचे कूद रहा हूं मतलब छत छोटी है, ऐसा मत समझना कि बहुत तो 5-6 मंजिल से कूद रहा हूं, छोटी सी छत से कूद रहा हूं। तो जब मैं कूदूंगा तो अर्थ में नीचे क्यों जा रहा हूं, मैं ऊपर क्यों नहीं जा रहा कूदने के बाद में? क्योंकि अर्थ मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या मैं भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूं? बिल्कुल हाँ कर रहा हूं। तो अर्थ मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा? अरे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर, और मेरा जो मास है वो बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा कम है अर्थ के कंपैरिजन में, ठीक है। तो मैं अर्थ को खींच तो रहा हूं अपनी तरफ, बट वो खींचना नेग्लिजिबल है, वो खींचना नेग्लिजिबल है। अगर आप बोलो कि दुनिया के 700 करोड़ लोग जितने भी हैं उन सब लोगों को बोलो कि भाई एक साथ सारे दुनिया का हर एक इंसान एक साथ 1-1 फुट की दीवार से नीचे जंप करेगा तो क्या अर्थ ऊपर आएगा? क्या पता उस टाइम आ जाए सोचो, मतलब कितनी खूबसूरत बात होगी कि पूरे 700 करोड़ लोग एक साथ जंप करने वाले 1 फुट से, ठीक है। तो कितने हो पता नहीं, वैसे तो नहीं हो सकता, बट क्योंकि हम सबका मिला के भी जो मास है ना वो अर्थ से बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, अर्थ बहुत बड़ा, और उसमें रहने वाली जगह बहुत कम है और रहने वाले लोग भी बहुत कम है, ठीक है। ओके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अरे भैया ये सब जो चीजें हो रही थी ग्रेविटेशन के अंदर की ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अरे इनको कोई लॉ भी तो होना चाहिए ना गवर्न करने वाला, पता कैसे चलेगा लॉ कौन सा, मतलब किस कानून के बेसिस पे चीजें हो रही है? आपने बता तो दिया मेरे को कि भैया मेरा मास कम है, अर्थ का मास ज्यादा है, या फिर दो ऑब्जेक्ट्स है जिनके मासेस के कारण वो अट्रैक्ट होगा, तो कुछ ना कुछ और भी तो बताओ, लॉ भी तो बताओ। तो जहां बात आई लॉ की,
न्यूटन बाबा के कान खड़े हो गए। तो न्यूटन लगा कि अरे ये लॉ भी मैं ही बनाऊंगा, सारे लॉ पर नहीं बनाते बेटा इस देश में, मतलब इस दुनिया में। तो न्यूटन बाबा ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना दिया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? बहुत ही सिंपल सी बात है। पहली बात तो ये समझो, देखो एक इस वर्ड पे ध्यान दो, यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ मतलब कि ये जो लॉ है ये लिमिटेड नहीं है सिर्फ अर्थ के लिए, ये दुनिया के हर प्लैनेट के लिए, हर प्लैनेट जहां जितने भी हों, सब प्लैनेट्स के लिए, सब बॉडीज के लिए यूनिवर्सल है। ठीक है, ये लॉ सबके ऊपर एप्लीकेबल है। सोचो आप, एक इंसान में, इसलिए पता है मैं आपको जितना जितना पढ़ा रहा हूं उतनी ज्यादा मेरी रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है यार इस आदमी के लिए। एक आदमी ने, न्यूटन साहब ने, एक बंदा जो कि अर्थ में ही है, हमारे साथ में ही था, मतलब साथ में ही थे, ठीक है, वो बंदा बोल रहा हूँ, मतलब बंदा बोलते ना, तो एक सर जो हमारे साथ में ही थे एक टाइम पे, इस दुनिया में ही थे, हमारी ही तरह थे, उन्होंने इस दुनिया के हर प्लेनेट के लिए एक कानून बना के छोड़ दिया। सोचो लेजेंडरी काम हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई, हमारे जो राजा महाराजा हुआ करते थे बहुत सारे पहले, वो तो तब भी केवल अपने राज्य के लिए अपने राज्य के लिए लॉ बनाते थे या रूल बनाते थे। इन भाई साहब ने पूरी दुनिया के हर एक प्लेनेट के लिए, हर एक बॉडी के लिए एक लॉ बना के छोड़ दिया। इसलिए मेरी रिस्पेक्ट इनके लिए बहुत बढ़ती है। यार कितने ज्यादा लेजेंडरी इंसान रहे हैं हमारे दुनिया में। चलो अब लॉ पे बात आते हैं। ओ तो बहुत ही बड़ा लॉ है, कुछ भी नहीं है वे, कुछ भी नहीं है। ध्यान से एक एक वर्ड पढ़ना, एक एक वर्ड पढ़ना। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। इतना तो पता है, यहां तक कब पता है, इतना तो पता है। विद अ फोर्स विच इज अब फोर्स विद अ फोर्स मतलब कि ये किस फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको मैं तेरे से बोल रहा हूं कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, तो जो फोर्स क्या है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर सिर्फ फोर्स, वो क्या है? विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, तो मान लो, सबसे पहले तो मान लो कि हम दो ऑब्जेक्ट्स कौन से ले रहे हैं, ए और बी। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो r है। ठीक है, बीच की डिस्टेंस मान लो r है, बेसिक सी डिस्टेंस मान लो r है। तो क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। एक बात तो ये बोली उन्होंने। दूसरी बात क्या बोली? दूसरी बात ये बोली कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अभी मान लो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आर के जो डी मान लो, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी वो थी डी, तो उन्होंने बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1 अपॉन डी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बोला है ना, तो डी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी बेसिकली देखो ये चीज बताई उन्होंने। पहले तो एक बार डेफिनेशन कर लो, उसके बाद मैं ऐसे डिटेल में बताता हूं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स व्हिच इज प्रोपोर्शनल। अभी आपको याद करने में फंडा सीधा से याद रखना है कि आपको ये वाला, मैं आपको पहले फॉर्मूला बता दूं, तो या तो आप इस स्टेटमेंट से फॉर्मूला याद करो या फिर फॉर्मूला से स्टेटमेंट याद कर लो। मैं रिकमेंड करता हूं कि फॉर्मूला से स्टेटमेंट याद करो, क्योंकि फॉर्मूला याद करना काफी ईजी है। ठीक है, एवरी अदर ऑब्जेक्ट व्हिच इज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब देखो, अब समझते हैं कि आखिर ये भला है क्या। ठीक है, पहले तो मैं इधर आ जाता हूं। देखो मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है ए और ये एक ऑब्जेक्ट है बी। ठीक है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? क्या ये होगी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक? नहीं। क्या यहां से लेके यहां तक होगी? नहीं। तो जो डिस्टेंस होती है ना, बेसिकली यहां जो डिस्टेंस की बात करें ना, वो डिस्टेंस एक्चुअली डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। ठीक है, डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस कहते हैं ना, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस किसका है? ये सेंटर से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है ना, ये यहां से लेके यहां तक की है, ये सेंटर से लेके ये सेंटर तक की डिस्टेंस है। ठीक है, ये सेंटर से लेके ये सेंटर तक की डिस्टेंस है। ठीक है, चलो, तो ये डिस्टेंस उन्होंने बोल दिया कि डी है। ठीक है, अभी देखो, अभी जो ग्रेविटेशन का फोर्स है वो एक्ट कैसे करने वाला है, देखो बहुत ही खूबसूरत, ध्यान से सुनना। ये जो ए ऑब्जेक्ट है, ये बी को अट्रैक्ट करेगा। तो मान लो कि ए जो फोर्स लगा रहा है बी पे, ए जो फोर्स इसका मतलब ए जो फोर्स लगा रहा है बी पे, वो एफ ए के बराबर है, क्योंकि फोर्स लगाने वाला चीज कौन सी? एफ ए। वैसे ही बी भी अट्रैक्ट करेगा ए को। भाई हमने क्या पढ़ा है? अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैसे तो हजारों करोड़ ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा है, केवल दो का केस मान रहा है। ठीक है, मान लो जब बी जिस फोर्स से ए को अट्रैक्ट कर रहा है, उस फोर्स को मैं एफ बी बोल दूंगा, क्योंकि वो फोर्स बनाने वाला तो भी है ना, मतलब खींचने वाला तो भी है। तो ये अट्रैक्शन का फोर्स क्या होता है? अपनी तरफ खींचना। तो एफ ए किस डायरेक्शन में चलेगा? इस डायरेक्शन में चलेगा। एफ ए इस डायरेक्शन में होगा ना, क्योंकि ए जो है बी को अपनी तरफ खींच रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है? उसकी खुद की तरफ है। वैसे ही एफ बी क्या होगा?
ये एफ बी हो जाएगा, क्योंकि बी जो है वो ए को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये स्टेटमेंट समझ में आई, फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो फोर्स है ये इस लाइन के अलोंग होगा। ऐसा नहीं होगा कि बी जो फोर्स है वो ये से यहां से इसको खींच रहा है ए को, नहीं, सिंपल अपनी लाइन से, दोनों लाइन के सेंटर से, सॉरी दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो डिस्टेंस के अलोंग फोर्स एक्ट होगा। इस लाइन, ये जो ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। कहीं ऐसा रैंडमली ऐसा नहीं होगा कि ये यहां पे इसकी लाइन बना दो तो ये ए जो है वो यहां अट्रैक्ट हो रहा है इस पॉइंट पर, ऐसा नहीं होता, वो इसी लाइन पे ही एक्ट होते दोनों अट्रैक्शन के फोर्सेस, ठीक है। अब देखो, ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूं, क्योंकि इसमें रेज करते तो पूरा इरेज हो जाता है, बहुत ही बढ़िया। इन दोनों के बीच, इन दोनों के सेंटर्स के डिस्टेंस डी है, मास m1 m2। क्या बोला इन्होंने कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स F is directly proportional to m1 m2, F is inversely proportional to d square, यानी कि F is directly proportional to 1 upon d square, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, हमको फॉर्मूला चाहिए भैया, हमको सीधा सीधा फॉर्मूला निकाल के दो आप तो फोर्स का, हमको इतना फालतू नहीं, हाँ सीधा फॉर्मूला। तो सीधा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F is directly proportional to m1 m2 upon d square, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। बट अरे तो प्रोपोर्शनलिटी के टर्म्स में, तो हमने क्या किया, हमने इस पे इज इक्वल टू साइन लगा देंगे। तो अब हमको यही बात पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हम कोई सा कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, बेसिकली वो इसलिए लगाते हैं कि हम जैसे बोल रहे हैं ना कि ये मुझसे 2 गुना है या ये मुझसे 4 गुना इंसान है, तो अब आप कितने गुना हो, ठीक है, मान लो कि ये मैं इस डब्बे के 10 गुना वजन का हूं, ठीक है, तो इतना तो हमको पता है कि भाई ये डब्बा या सॉरी प्रणय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10 इंटू डब्बा, पर इस एक डब्बे का वेट कितना है उस हिसाब से मैं अपना वेट निकाल पाऊंगा ना, ठीक है। तो इसलिए हम कांस्टेंट लगाते हैं। मान लो कि इस डब्बे का वेट है 2 किलो, तो अच्छा 2 लिख दिया इंटू 10 लिख दिया, तो अब मुझे समझ में आएगा कि मेरा 20 है वेट, ठीक है। मतलब ये तो बहुत ही रैंडम सा एग्जांपल हो गया, ये इस पर ध्यान मत दो, ये सिर्फ इसलिए था कि आपको पता चले कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते टाइम पे कांस्टेंट क्यों रखते हैं। तो यहां पर कांस्टेंट क्या जाएगा, के, अरे ना, यहां पर कांस्टेंट जाएगा जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर या अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया आपका ग्रेविटेशन का फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। और मैंने फिगर बना के रखा था फिर भी मैंने वापस से किया, चलो कोई बात नहीं। क्या है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू जी, एक सेकंड रुक जाओ, यहां तक पहुंचे थे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमने कांस्टेंट लगाया F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, और ये जो G है, ये कांस्टेंट जो G है इसकी वैल्यू साइंटिफिकली निकाली हुई है, इसको साइंटिस्ट लोगों ने ऑलरेडी निकाल के रखा है, आपको इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है। तो बेसिकली G होता क्या है, G कांस्टेंट है, तो इस G को हम है ना एक और चीज बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूजीसी। ओ यूजीसी क्या है भैया, यूनिवर्सिटी ग्राउंड कांस्टेंट, नहीं, यूजीसी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मतलब कि जो G की वैल्यू है ना, चाहे आप अर्थ पे देखो, मून पे देखो या फिर कहीं भी देखो, ये वैल्यू हमेशा सेम आएगी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लैनेट्स इसका कोई फर्क नहीं पड़ता किसी जगह से, पूरे यूनिवर्स में सेम ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, ठीक है। तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी, G इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है, न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर केजी स्क्वायर। और ये तो बहुत ही खतरनाक से वैल्यू हो गया भैया, और यूनिट तो बहुत ही खतरनाक है, कुछ भी नहीं, यूनिट कैसे है वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, यूनिट कैसे है वो भी बताता हूँ। पहले जो वैल्यू है ना, ये G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वैल्यू आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि इसी वैल्यू से आपके आने वाले जीवन की बहुत सारी समस्याएं सुलझने वाली है, ठीक है। इस वैल्यू को याद कर लो। अभी इसकी यूनिट कैसे आई, सिंपल सी बात है भाई, ये दिया हुआ है F, अभी क्या करो कि ये G को अलग लिख लो, हमको G की यूनिट निकालनी ना, तो हम इन सब की यूनिट को एक जगह ले जाएंगे। तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये D इधर चलाएगा तो F डी स्क्वायर अपॉन m1 m2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, अभी G क्या हो जाएगा, फिर G की यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ऐसा यूनिट, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर था तो मीटर स्क्वायर, अपॉन मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी, केजी इंटू केजी, ये मास की और ये मास की, तो केजी इंटू केजी हो जाएगा केजी स्क्वायर, ठीक है। और इसी केजी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या फिर मैं -2 भी लिख सकता हूँ,
यहाँ से यूनिट आ गई। बहुत ही सीधी सी बात है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। एक बार फिर से इसको याद करो, एक बार फिर से याद करो, इसको भूलना नहीं कभी गलती से भी, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। तो आप याद कैसे करोगे, मैंने आपको बताया था ना कि आपको ये याद है ना, एफ इज इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर d स्क्वायर। तो आपको ये पता चल गया, ये फॉर्मूला अगर याद है आपको, या फिर g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर फॉर्मूला भी याद है, तो आपको बस ये लिखना है कि द फोर्स, जो फोर्स था वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो आप क्या लिखना है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स, और यहां से फिर ये वाला ज्ञान चालू कर देना, ठीक है। और ये भी लिखना था फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द लाइन और लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, इन दोनों का जो सेंटर जो ज्वाइन कर रही है ना लाइन, ये फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्ट होगा। ये वाला फोर्स हो जाएगा एफ बी, ये वाला फोर्स हो जाएगा एफ ए। मैंने एरो देख के ही कैसे बता दिया, क्योंकि ये इस साइड, ये फोर्स जो है वो इस साइड एक्ट है, मतलब ये बी इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। अरे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये निकाला ही क्यों, इसकी जरूरत ही कहती है इंपॉर्टेंस। तो अब आप खुद ही सोच सकते हो कि कितनी सारी हजारों इंपॉर्टेंसेस होंगी, बट हम यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंस कर रहे हैं सबसे पहले बात करने वाले हैं। 3 इंपॉर्टेंस है जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, मतलब ये इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही हमको पता चला। हाँ ठीक है, जब आप हेडिंग लिखना भूल जाते हो तो आप हाथ से लिख सकते हो हमको पता चला क्या, हमको पता चला कि द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, ये बात हमको पता चली, ठीक है। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशन का फोर्स है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ये बात पता चली कि ये मून जो है वो अर्थ के अराउंड कैसे घूम रहा है, ग्रेविटेशन पुल के कारण। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, जैसे मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है वैसे ही सारे प्लैनेट्स भी सन के अराउंड घूम रहे हैं। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, ओ ये कैसे होती है, ये कैसे होती है। देखो इसके बाद इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी है, बट मैं आपको अगर बताऊं तो जो सन है ना और जो मून है ये भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। तो टाइड्स बेसिकली क्या होता है, जो पानी आपको दिखता है ना कि पानी ऐसे हवा में चलेगा, पानी ऐसे चलने लग गया, तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो किसी दिन के कुछ टाइम्स पे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव या सिग्निफिकेंट होता है। तो जब भी मून जैसे आता है ना, एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है जहाँ पर होता है, उसके कारण क्या होता है कि हाई टाइड्स हो जाते हैं, टाइड्स हो जाते हैं। हाई टाइड किसको बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि मून अपने ग्रेविटेशनल पुल के कारण टाइड्स खींच रहा है। तो पहले मुझे बचपन में ऐसा लगता था कि टाइड्स इसलिए आती है क्योंकि नीचे से कोई बैठ के ना ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है, ठीक है, पानी के अंदर से नीचे से ऐसे बैठ के हाथ हिला रहा है, इसलिए ऊपर लहरें बन रही है। पर बाद में पता चला कि अरे टाइड्स लाने वाला, वेव्स लाने वाला इस मतलब पानी के नीचे तो क्या इस पूरे अर्थ में ही कहीं नहीं है, वो तो बाहर से चल रहा है काम, ठीक है। वो तो मून कर रहा है, सन कर रहे हैं, ठीक है। इतनी खतरनाक बात मुझे पता चली, मेरा दिमाग ही फट गया। मुझे पता अच्छा ये वो मून जो इतनी दूर है वो इस पानी को खींच रहा है अपनी तरफ, हाँ इतनी हिम्मत उसकी, खींच रहा है अपनी तरफ। उसने खींचा, फिर अर्थ ने भी बोला कि तू खींच के कैसे बता देगा, मैं बढ़ाऊं ना तेरे से, तो फिर उसने पानी फिर से नीचे आ गया। तो ऐसे हाई टाइड बन गई, ठीक है, पानी से फिर से धड़ाम से नीचे गिर गया। बड़ी खतरनाक होती है वो, देखना बड़ी अच्छी लगती है बट होती बहुत खतरनाक है। ओ ये क्या है, देखो इसके बारे में आगे चर्चा की है मैंने डिटेल में, बट फ्री फॉल अगर मैं आपको बहुत ही जल्दी से बताऊं कि क्या है ये, क्या क्या भला है और क्या कहना चाहता है अपने जीवन से, तो फ्री फॉल इज बेसिकली फॉलिंग, बस गिरना। गिरना कैसे, देखो बिना किसी भी अटैचमेंट कैसे गिरेगा, मतलब आपने बॉल को छत से नीचे गिरा दिया, ड्रॉप कर दिया, तो वो फ्री फॉल हो गया बस। क्यों, क्योंकि उस पूरे कोर्स में बॉल के ऊपर से लेकर नीचे आने तक उस पर और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है सिवाय ग्रेविटेशन के फोर्स का। अब बोलोगे भैया ऐसे तो बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, गैसेस हैं, गैसेस अपना फ्रिक्शन लगाएंगे, वो इतना ध्यान नहीं देना, ठीक है। बेसिकली एक सिग्निफिकेंट फोर्स, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन का फोर्स एक्ट कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपने हाथ से पकड़ के उसको धीरे धीरे नीचे ला रहा है, नहीं, आपने उसको छोड़ दिया, बस आपने उसको छोड़ दिया, धरती के हवाले छोड़ दिया और आप दूर हट गए कि अपने हिसाब से गिर, अपने हिसाब से जो करना होकर, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्री फॉल। ये देखो जैसे कि मस्त यहाँ से इसने डाइव मारी, ठीक है, दीदी ने, ठीक है, और ये जो भैया है ये भैया यहाँ से कूद गए, क्या मस्त लग रहा है ना, ये क्या मजा आएगा यहाँ पे स्विमिंग करने में। चलो अगली बात करते हैं। ओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, सारे चैप्टर्स के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए, आने वाले पूरे आपके फिजिक्स के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। क्या है बताओ, नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको, एक्सेलरेशन। अरे एक्सेलरेशन अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था मोशन के अंदर,
अरे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर ही पढ़ा था। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। में बार बार आपको बोल बोल के इसलिए रिवाइज करा था ताकि आप कभी गलती से भी ना बोलो ये चीजें, ठीक है। a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। क्या होता है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, अरे जैसे हम गाड़ी पे एक्सेलरेटर मारते हैं तो गाड़ी एक्सेलरेट होती है, वैसे जो धरती माता हमको अपनी तरफ खींच रही है वो भी एक एक्सेलरेशन से खींच रही है, ठीक है। तो एक अगर मैं आपको बेसिकली फंडा अभी बताऊं स्टार्ट करने से पहले, तो ये है कि मान लो कि अगर आप इस हाइट से एक बॉल को छोड़ रहे हो ना नीचे, तो उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये जो है ना अर्थ जो है ना ये अपनी तरफ एक ग्रेविटेशन मतलब एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी लगा रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी क्या होता है, अरे एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो जब कोई बॉडी नीचे गिर रही है तो अर्थ उसकी तरफ ग्रेविटेशन ऐसे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी से उसको खींच रहा है, तो उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी ना। तो यहाँ इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यहाँ इंक्रीज होगी, इंक्रीज ऐसे इंक्रीज होती आएगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी होता क्या है, क्या बला है ये, अरे चलो पूरा मुझे बताना है, मैंने कोई स्लाइड नहीं बनाई है इसके लिए, ठीक है। चलो देखो एक काम करते हैं, हम बनाते हैं धरती। अरे अरे अच्छा वाला गोलाकार बन रहा था, काफी घटिया सी धरती है गाइस, इस धरती पर मत आना, दूसरी धरती बना के दूंगा मैं आपको। चलो ये क्या हो गया, ओह अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं बीच में, ओ ये तो अच्छी बात है यार नया फीचर मिल गया। चलो ये हो गई धरती। अरे यार नहीं यार, धरती में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है यार, धरती ऐसी होनी चाहिए। ये बात, ये हो गई धरती, ये हो गया धरती का सेंटर। ये है क्या है, ये है अर्थ, ठीक है। अर्थ है भाई, ठीक है। अब इस अर्थ का मास मान लो कैपिटल एम है, ठीक है। अब यहां पे खड़ा है गिट्टू, नहीं गट्टू, ये खड़ा है गट्टू, ये जमीन के ऊपर खड़ा है, ठीक है। अभी मुझे ये देखना है कि इसके ऊपर ये जो फोर्स हमने निकाला अभी F, ये जो फॉर्मूला है बहुत काम आएगा, FG m1m2 अपॉन r स्क्वायर या d स्क्वायर है जो भी है, ठीक है। तो मेरे को ये देखना है कि ये इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है गट्टू के ऊपर, ठीक है। गट्टू के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, क्या होगा वो देखो। रेडियस क्या मान लो अर्थ की, रेडियस मान लो कैपिटल R, मतलब ये सेंटर से लेके अर्थ, सेंटर के अर्थ से लेके इस गट्टू के सेंटर तक, या सेंटर तक नहीं भी लोगे तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 1 2 3 मीटर में कुछ नहीं फर्क आने वाला है इसका, कई हजारों किलोमीटर की रेडियस है इसकी, ठीक है। तो ये गट्टू खड़ा है। अभी क्या हुआ, अभी कुछ ऐसा हुआ कि मुझे निकालना है फोर्स, तो मैं क्या निकालूंगा एफ जी, ठीक है। फोर्स ऑन गट्टू क्या हो जाएगा ये मेरे पास में, ये हो जाएगा G। अभी यहां से इस फॉर्मूला से देखो G m1 m2, m तो इसका मास क्या है m, अर्थ का मास कैपिटल M मान लिया मैंने, और गट्टू का मास मान लो मैं mg मान लेता हूं, ठीक है। G अपॉन ये रेडियस क्या थी कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, फोर्स एक्टिंग ऑन गट्टू। और अभी देखो मान लो कि एक बंदा यहां पे है, उल्टा खड़ा भैया तो गिर जाएगा, अरे नहीं गिरेगा। अभी आप इंडिया में हो तो मान लो कि कोई सी दूसरी सिटी यहाँ पे होगी ना, अमेरिका वगैरह जो भी है आपके इधर उधर की, वो यहाँ पे होगी ना, ठीक है। तो वो गिर रहे हैं, क्या लोग ऐसा पता चल रहा है कि सब लोग गिरते हुए दिख रहे हैं न्यूज़ में आपको, ठीक है, नहीं ना। तो एक बंदा यहाँ पे है, ठीक है। अब वो भी धरती के हिसाब से सही खड़ा है। अभी इसका नाम है बिट्टू। अभी बिट्टू जो है, बिट्टू का मास मैंने मान लो कि अभी मैं सेम फोर्स बिट्टू के लिए भी निकालना चाहता हूं, तो ये एफ जी तो मैंने इसके लिए निकाल लिया है। अब बिट्टू के लिए क्या हो जाएगा, जी एम, और मास यहां पे हमने किसका लिया था, मास ऑफ गट्टू, यहां पे हम मास ऑफ बिट्टू ले लेंगे। मास ऑफ बिट्टू मान लो एम बी है, अपॉन आर स्क्वायर बाई रेडियस, तो इसके लिए भी उतनी ही होगी। अब पेमेंट बोला कि भैया कि कभी इसकी हाइट ज्यादा हुई तो, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। मेरी हाइट कितनी बड़ी हो, मेरी हाइट कितनी भी छोटी हो, मैं अर्थ के हिसाब से बहुत ही धूल के कण के बराबर हो वैसे भी, ठीक है। तो यहां पे रेडियस क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर। तो अभी आपको इन दोनों चीजों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों चीजों में कॉमन ये है कि भाई चाहे हम गट्टू ले ले, चाहे बिट्टू ले ले, या दुनिया के किसी भी इंसान में किसी भी मोटू ले ले, पतलू ले ले, छोटू ले ले, बड़ू ले ले, किसी को भी उठा ले, सिर्फ इस फॉर्मूला में ये वैल्यू चेंज दिख रही है हमको। तो फोर्स का जो फॉर्मूला था उसमें हमको ये वाला जो बाकी का पार्ट है ये कांस्टेंट दिखा, चाहे आप किसी का भी ले लो,
चाहे आप किसी का भी ले लो, तो ये वाला जो फंडा है, ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है, ये हमेशा कांस्टेंट है इस अर्थ पे के लिए, इस अर्थ के लिए, क्योंकि बाकी जगहों पे, यानी कि मैं अगर अर्थ की बात नहीं करूं, मून की बात करूं, तो मून का मास अलग है, मून की रेडियस अलग है, बट अर्थ का तो मास वही है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, मतलब चाहे आप अर्थ के किसी भी कोने में हो, और रेडियस भी अर्थ की उतनी है, चाहे आप अर्थ के किसी भी कोने में हो, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है हमेशा कांस्टेंट है। तो जब भी मैं फोर्स निकालूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, या जी एफ लिख दो, या एफ जी लिख दो, ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, या ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इज इक्वल्स टू ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है ना, ये होगा कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है, क्या हम इसको एक वैल्यू दे देंगे? अरे बिल्कुल दे देंगे, जो जो कांस्टेंट दिख रहा है उनको दे दो, क्योंकि इतना बड़े बड़े फॉर्मूले बार बार कौन लिखा रहा है, दिमाग को इतना लोड कौन दे, दिमाग को इतनी तकलीफ कौन दे। तो हमने ये जो जी एम अपॉन आर स्क्वायर है ना, इसको लिख दिया जी, छोटा जी, ठीक है। ये याद रखना हमेशा, बड़ा जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या ये प्लैनेट्स के साथ में चेंज हो रहा है? नहीं। क्या ये किसी और जगह पे कुछ और वैल्यू दिखा रहा है? नहीं, ठीक है, ये कांस्टेंट है। बट जो छोटा जी है ना, ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? दिख रहा है भाई, ये तो मास पे डिपेंड कर रहा है। कब मान लो कि अर्थ का मास ज्यादा है तो उस पर जी ज्यादा होगा, क्योंकि जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है ना। ये देखो रिलेशन, देखो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो एम जितना बढ़ेगा उतना ही जी भी बढ़ेगा, ठीक है। और रेडियस, मान लो कि किसी प्लेनेट की जो रेडियस है वो कम है, तो जी भी बढ़ेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी कम रेडियस उतना ज्यादा जी। और मान लो कि किसी प्लेनेट की रेडियस बहुत ज्यादा है, तो ये जी कम हो जाएगा। तो बेसिकली जी डिपेंड एम और आर पे कर रहा है कि मास ऑफ प्लेनेट और रेडियस पे कर रहा है, ठीक है। ये जी पे तो कर नहीं रहा, क्योंकि जी तो वैसे भी कांस्टेंट है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो ये जो छोटा जी है ना, वेरी कर सकता है अलग अलग जगहों पे, पर ये बड़ा जी कभी वेरी नहीं करता है। अब तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास में, मैंने इस पूरे वैल्यू को कांस्टेंट मान लिया छोटा जी, तो हो जाएगा एम जी। ये आ गया फॉर्मूला आपके पास में। अभी इस फॉर्मूले का क्या सिग्निफिकेंस है? ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों बोलते हैं? अरे भाई हमने फोर्स का क्या पढ़ा था? फोर्स का हमको पता ना, फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये वाला फॉर्मूला देखो, आपको सिमिलरिटीज क्या दिख रही है? आपको दिख रहा है फोर्स इज इक्वल टू मास है, मास है। तो ये एक्सेलरेशन जो था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसमें भी ये अगर फोर्स की वैल्यू है तो भाई फोर्स का फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए, ऐसा चेंज थोड़ी हो सकता है हर चीज के साथ में। तो अगर मास दिया है तो जी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा एक तरह का, ठीक है। तो जी यहां से पता चला हमको कि जी इज एक्सेलरेशन, और ये जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि धरती माता कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हमको पुल कर रही है अपनी तरफ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ठीक है। अब ये जो जी था, अभी हमको क्या पता चल गया कि अच्छा जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी, ठीक है। तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम दिख गया, और जी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर दिख गया, या जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, या फिर जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अरे बस इतना यार, फालतू बार बार को बोल रहा हूं मैं अभी, ठीक है, इतना दिख गया। अभी क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं जी की? अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? हमको अर्थ का मास पता होना चाहिए और हमको अर्थ की रेडियस पता होनी चाहिए, बस। ये जी की वैल्यू तो हमको पता ही है, जी की वैल्यू तुमको पता ही है, क्या थी जी की वैल्यू? 6.11 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हो? तो जी की यूनिट क्या, जी क्या हो जाएगा? जी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? जी हम क्या करेंगे कि ये जी एम की जगह पे हम अर्थ का मास रख देंगे और आर की जगह पे हम अर्थ की रेडियस रख देंगे, इसकी वैल्यू होगी। तो हमारे पास में ये सब कैलकुलेट करने के बाद में जो जी की वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब कैलकुलेट करने के बाद में वैल्यू निकले, मैंने मंथ्स आपको नहीं बताई, कैलकुलेट करने के बाद में निकले 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट यही क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन है। और आपको वेरीफाई करना तो आप यहां से भी कर सकते हो भाई। ये देखो इसकी क्या है यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इनटू केजी अपॉन, ये क्या हो जाएगा? अच्छा पर केजी स्क्वायर है, जी एम एम, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा हमारे पास में? बचेगा न्यूटन अपॉन केजी। और अगर न्यूटन अपॉन केजी को और थोड़ा ब्रेक डाउन कर लेते हो, बेसिकली क्या होगा न्यूटन अपॉन केजी? क्या होगा, क्या होगा न्यूटन अपॉन केजी? अरे न्यूटन क्या है? ये न्यूटन क्या है? न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, केजी इंटू एक्सेलरेशन अपॉन केजी कर देंगे तो एक्सेलरेशन की केजी इंटू केजी, तो ये ए यानी कि ए की यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये याद रखो बस। पर कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको देंगे कि टेक जी इज इक्वल टू 10, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि भाई मजा आ रहा है उनको, वो इसलिए करते ताकि आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। 10 लेने पे चीजें बहुत आसान हो जाती है, 9.8 में बहुत सारे डेसिमल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अब देखो जी क्या हमने देखा था? जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द प्लेनेट, और जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो क्या जिस प्लेनेट का मास अलग होगा वहां पर ये छोटे जी की वैल्यू अलग होगी? बिल्कुल अलग होगी, ठीक है।
तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चांद पे जो आपका चांद पे जो ग्रेविटेशन ये होगा, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, वो कम होगा, सन पे ज्यादा है, सॉरी अर्थ पे ज्यादा है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और मून का मास बहुत कम है अर्थ के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जो मून पे जो होगा ना, जी ऑन मून इज जस्ट 1/6 ऑफ व्हाट जी इज ऑन अर्थ। मतलब अर्थ पे जो जी की वैल्यू है, मून पे जो वैल्यू है वो सिर्फ इसकी एक 1/6 है। मतलब मून पे जितना एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है ना, अर्थ पे उसका 6 गुना है। ठीक है, ये बात याद रखो, 1/6। फिर आप यहां से कैलकुलेट भी कर सकते हो इसको, 1/6 करके 9.8/6 करके। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतना क्लियर है? कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। ठीक है, बहुत ही आसान सी चीज़ है, इसमें क्या करा हमने, कुछ भी नहीं किया। तो हमने बहुत ही स्लो तरीके से जी पता कर लिया। अब ये जो जी है ये बहुत हर जगह पे उपयोग में आएगा। ठीक है, हम जब काइनेमेटिक्स की इक्वेशन करने वाले इसके बाद में, अगर इस पार्ट में हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, अगर इस पार्ट में नहीं होता तो इसमें जो काइनेमेटिक्स के बारे में बातें करने वाले उसमें हम यही चीज़ डिस्कस करने वाले। कैसे करेंगे हम? जैसे कि v = u+at होता था ना, तो वहाँ पे हम a की जगह लगाएंगे g। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंकता हूं तो उस पर जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी होगा वो माइनस में एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट तो ऊपर जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जाना, मतलब ऑब्जेक्ट तो ऊपर जा रहा है और ये ग्रेविटेशन को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मतलब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है की कोशिश कर रहा है और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये माइनस ही हो जाएगा। पर वहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है उसके हिसाब से एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको तो भाई हेल्प ही कर रहा है ना नीचे और गिरने में, ऐसा समझो। ठीक है, और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी में और क्या क्या चीज़ देख सकते हो आप, और क्या क्या देख सकते हो? बहुत सारे फंड है इसके अंदर के, जितने थे फंड है सब एक एक करके खोल के सबकी पोल खोल के बता रहा हूँ मैं आपको। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी में आई थिंक इतना ही है, हम अभी इतना ही करते हैं एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी में, और साथ कुछ नहीं। नेक्स्ट, वेट क्या है? क्या वेट और मास अलग है? हाँ, वेट और मास अलग हैं। मैंने आपको आगे डिफरेंसेस भी बताए इसके, डेडिकेटेड डिफरेंसेस के, इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है, वेट क्या होता है और मास क्या होता है। वेट जो हम बोलते हैं ना, वेइंग मशीन पे मैं वेट तोल रहा हूँ, अपना वजन तोल रहा हूँ, वो एक्चुअली जो चीज़ है ना वो गलत है। ठीक है, जो हम आज तक करते आ रहे हैं, आज तक जो हमको बताया गया है सच्चाई, वो आज तक की गलत सच्चाई है। ठीक है, क्योंकि आज हमको पता चल गया जीवन में कि भैया वेट क्या होता है। वेट इज नथिंग, ये वाली इंग्लिश को मेरे को पसंद नहीं आती वाली, नथिंग बट बोलना पड़ता है क्योंकि आदत है। वेट इज नथिंग बट द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन अस। ठीक है, कैसे, क्या समझोगे इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि वेट जो होता है, जिसको हम वेट, एक्चुअली वेट नहीं होता, वेट एक्चुअली फोर्स होता है। तो वेट की जो ऐसा यूनिट है ना वो न्यूटन में होनी चाहिए, पर हम उसको केजी में लिखते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए, बट एक्चुअली ना असल चीज में वो न्यूटन में होनी चाहिए। ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू mg, जहां पर m मास है, तो ये जो फोर्स है ना यही है वेट के बराबर, यही है इस ऑब्जेक्ट का वेट। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ रही है बात? समझ में क्या आ रही है बात? समझ में ये आ रही है कि भैया मास जो है, जब मैं मास को एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जो मेरे पास में फोर्स आता है ना वो वेट होता है। तो वेट एक्चुअली मास नहीं है, वेट एक्चुअली फोर्स है। वेट इज नॉट आपका वजन टाइप की कुछ चीज। ठीक है, वो तो हमने बना लिया, वेट इज एक्चुअली द फोर्स। ठीक है, तो अभी इससे इसका क्या मतलब हुआ भैया? आपने तो बोल दिया कि मान लो कि जो वेट है, मेरा वेट है, मान लो वेट मेरा इज इक्वल्स टू, आपने तो बोल दिया भैया मास इनटू ये हो जाएगा जी। पर अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि जी तो सब जगह चेंज होता है, जैसे मून पे ये जी जो है वो 1/6 है जी ऑफ अर्थ के, तो क्या मेरा मून पे क्या वेट भी चेंज हो जाएगा क्या? ऐसा थोड़ी होता है। अरे ऐसा ही होता है मेरे भाई। हाँ, मून पे, अगर आपको बात अभी तक नहीं पता थी तो अभी अर्थ पे जो आपका वेट है ना, मून पे आप उसके सिर्फ 1/6 वेट रहेगा आपका। ठीक है, तो अभी अगर मान लो अर्थ पे आपका वेट है 60 kg, तो मून पे जाने के बाद अगर आप वेइंग मशीन ले आते हो मून पे कि चलो आ जाओ पापा सब ट्रिप पे चलते हैं, वेइंग मशीन लेके चलते हैं, तो वहां पे जो आपका वेट होगा वो होगा 10 kg। और ये तो मैं इंस्टेंटली हल्का हो गया, मतलब मेरा वजन कम हो गया, मतलब मैं तो भी पतला हो गया? नहीं, क्योंकि मास कांस्टेंट है मेरे भाई। वेट कैन चेंज, मास कैन नेवर चेंज। भाई अगर आपका धरती के ऊपर मास 40 किलो है, ये इसको हम केजी में गिनते हैं। ठीक है, और वैसे तो हम वेट को न्यूटन में गिनते हैं, मैंने खुद ने भी गलत करा यहाँ पे। ठीक है, मान लो आपका अर्थ का मास वेट की बात नहीं कर रहा हूं, मास की बात कर रहा हूं। जो मास है वो 40 kg है, तो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाओ आपका मास 40 kg ही रहेगा। मास कभी डिसअपियर नहीं होता, मास कभी खत्म नहीं होता, मास कभी कम ज्यादा ऐसे नहीं होता। ठीक है, समझ रहे हो बात को? मास कांस्टेंट रहेगा चाहे कहीं भी जाओ।
वेट चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अभी अगर आपको जो आपको पता है ना कि मैं 70 किलो का हूं, वो 70 किलो एक्चुअली आपका मास नहीं है, वो आपका वेट है, क्योंकि वो आपने वेइंग मशीन पे तोला है, ठीक है। आपको मास निकालने के लिए इस मास कैसे निकालोगे आप भाई, फोर्स इज इक्वल टू mg होता है, हमको फोर्स दिया 70, मास निकालना है m, तो एक्सीलरेशन ग्रेविटी होता है 9.8। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो वेट है ना वेइंग मशीन पे, उसको है ना 9.8 से डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मास कितना है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये आपका एक्चुअल मास है। बट हाँ, हमको है ना इतराने के लिए वेट ही यूज करना पड़ता है। मतलब हम ऐसे किसी को ये थोड़ी बोल सकते कि डॉक्टर साहब ने देखा आपका वजन, बेटा आपका वजन तो बहुत ज्यादा हो गया और आप तो मोटे हो गए, तो बोला नहीं हाँ ये तो वेट है, ये तो न्यूटन में गिनता है, आपकी मशीन खराब है, इसको 9.8 से डिवाइड करो तब जाके मेरा मास निकलेगा। तो वो चीज, वैसी चीज हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने स्टैंडर्ड बना लिया वेट को, ठीक है, इसलिए नहीं करते। इसके बाद में चलो नेक्स्ट, इतना है। अभी देखो क्या है, ये ग्रेविटी ऑफ मून। अभी हमने क्या कर लिया था, अभी हमने बहुत सारी चीजें कर ली वैसे तो, दिस इज लाइट, ग्रेविटी ऑफ मून। अरे ग्रेविटी ऑफ मून देखो क्या बात कर रहा था मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे यही बात कर रहा था कि मून पे और अर्थ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। वैसे मैं देख लेता हूँ कितना बचा है, थोड़ा थोड़ा बचा है, थोड़ा बचा है, थोड़ा सा चैप्टर बचा है। हम इसको 1 घंटे से थोड़ा आगे करके एक बार में फिनिश भी कर सकते हैं, या फिर मैं इसका एक और पार्ट भी डाल सकता हूँ, जैसा भी लगे, मैं अभी देखता हूँ जैसा भी लगता है। देखो एनीवेज ग्रेविटी ऑफ मून, तो ये तो बात हमको पता चल गई भैया। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना चांद। ये चांद भैया कभी कभी आधा क्यों आता है, चांद होता पूरा ही है बट वो आधा है ना बादलों के कारण हो जाता है, ठीक है, या बादलों के कारण नहीं भी, कई बार से बादलों के कारण छुप जाता है चांद। और जो चांद आधा है वो इसलिए होता है क्योंकि अर्थ जो है वो इसे रोटेट करता है, तो उसके हिसाब से मून भी रोटेट करता है। तो जो लाइट आती है सन की वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग आती है, ठीक है। तो अगर इसीलिए अगर यहाँ पे जो चांद है वो आधा दिख रहा है, तो हो सकता है यहाँ से दूसरे देश में चांद थोड़ा ज्यादा दिख रहा हो या पूरा दिख रहा हो। एनीवेज हो के ग्रेविटी ऑफ मून की बात करें हम, ये क्या लिखा है, सेलेस्टियल बॉडी, अर्थ और मून, सेलेस्टियल बॉडी। अरे ये क्या होता है, मैंने आपके लिए डेफिनेशन में लिख दिया यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखो। हालांकि आपको बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि आपको ये आएगी, बट फिर भी आता है। टेरेस्ट्रियल बॉडीज आर सिंपली दोज विद सॉलिड सर्फेसेज ऑन विच वन कुड स्टैंड, ठीक है। जैसे अर्थ है, तो अर्थ इज अ टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। और टेरेस्ट्रियल प्लेनेट क्यों है, क्योंकि वहां पर एक सॉलिड सर्फेस है और वहां पर खड़े हो सकते हैं हम। और सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है, अ सेलेस्टियल बॉडी कैन बी डिफाइंड एज एनी नेचुरल बॉडी आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जो भी बॉडी है उसको हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो मून जो है हमारे सेलेस्टियल बॉडी, तो क्या हो जाएगा अभी देखो, हमने यहाँ से जी की वैल्यू मैंने आपको निकाल के बता दी कि कैसे करोगे, मैं आपको फिर से नहीं बताऊंगा। जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू दे के रखिए मून के मास की, ठीक है। तो आप यहाँ पे वाली वैल्यू रख दोगे एम की, जी की वैल्यू आपको पता है, और रेडियस में वाली रख दोगे, तो आपको जो वैल्यू आएगी वो पता चल जाएगी कि जी की कितनी होती है, ठीक है। जी की वैल्यू कितनी होती है ये आपको अभी पता चल जाएगी कैलकुलेट करने के बाद में। तो वो जो जी की वैल्यू आती है ना वो आती है जी इज इक्वल टू 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अर्थ की कितनी थी, अर्थ की थी 9.8। तो जाहिर सी बात है कि भाई अर्थ पे जो है वो ज्यादा ग्रेविटेशन, ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रेविटी है, मतलब कि हमारे अर्थ पे जो फोर्स है ज्यादा है एज कंपेयर टू मून। इसलिए हम चांद पर ढंग से चल नहीं पाते, चांद पे उचक उचक के चलते हैं, उड़ उड़ के चलते हैं, क्योंकि उसका एक्सलेशन टू ग्रेविटी उतना नहीं है। जबकि अर्थ पे हम थोड़ा सा भी उड़ने की कोशिश करें तो मुंह के बल नीचे धड़ाम से गिर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फ्री फॉल। अभी मैं आपको फ्री फॉल बता दिया, अब एक बार फिर से बता देता हूं, अब थोड़ा डेफिनेशन के टर्म्स में बताता हूं। अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ अंडर ओनली ग्रेविटी इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। मतलब कि वो जब भी कोई ऑब्जेक्ट, अब फ्री फॉल को आप डिफाइन कैसे करोगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द फोर्स अंडर ग्रेविटी इट इज कॉल्ड फ्री फॉल, ठीक है। अंडर ग्रेविटी इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के अट्रैक्शन के कारण नीचे गिर रहा है ग्रेविटी के कारण, इसको हम फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। फ्री फॉल में जैसे आप कोई सा भी एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि ये सेब फल था, ये नीचे गिर रहा है, तो ये फ्री फॉल में, क्योंकि मैं इसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, जो कर रहा है वो धरती अपने आप कर रही है, खुद से कर रही है, ठीक है। अभी देखो मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ, ये बहुत ही मैं क्विकली बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि एक काम करता हूँ, अभी ही कर देता हूँ सब कुछ खत्म, इतना सा बचा हुआ है, फालतू आपको भी लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थ्रस्ट एंड प्रेशर तो है नहीं, ठीक है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, मतलब चलो ये देखो ध्यान से, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कुछ भी नहीं, दिमाग कुछ नहीं लगाना। हमने कौन सी 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, 3 इक्वेशन पहली थी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, सब जगह काम आती है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वाली हो जाएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये 3 हो गई, ठीक है, ये 3 हो गई। अब देखो
अब इसके जो न्यूमेरिकल्स है ना वो सॉल्व करने के लिए टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक यूज करोगे? सबसे पहले तो जो ए है आपका एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी वो हो जाएगा यहाँ पे जी। जो एस है यानी कि डिस्टेंस है, अभी जब भी हम ग्रेविटेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें क्या होगा, ऊपर से नीचे गिराएंगे हम, तो ये ऊपर से नीचे जो भी हाइट होगी वो एट द एंड हो जाएगी ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि कितना भाई कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, फिर कितनी ऊपर तक गई मैंने फेंका तो वो कितनी ऊपर तक गई वो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ही होगा ना, यहाँ से लेके वहां तक का वो हाइट ही होगा एक तरह से। तो यहाँ पे हम एस इज इक्वल टू एच लेंगे। ठीक है, बस इतना कर दोगे तो आपके फॉर्मूलाज बन जाएंगे नए। होल तो आपको नए फॉर्मूला बनाने की जरूरत भी नहीं है, आप ए लिखने के बाद भी याद कर सकते हो, बट फिर भी अगर मैं लिखूं तो हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। बस ये तीन फॉर्मूले कैसे याद हुए? क्योंकि आपको ये तीन याद है। ये तीन कैसे याद करोगे मैंने आपको पिछले वीडियो बताया, इसकी भी टेक्निक है कैसे याद करना है। बट एज ऑफ नाउ क्या दिमाग में आ रहना चाहिए आपके कि कुछ भी नहीं करना हमको बस ए की जगह जी लिख देना। सीधी सी बात भाई, एक्सेलरेशन यहाँ पे लिखते थे ए में और यहाँ पे तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हमको पता ही रहेगा जी, क्योंकि ये चीजें दी नहीं होती कभी भी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि ये कभी भी देंगे नहीं, वो कभी नहीं दिया। मान लो कि एक्सेलरेशन क्या था तो ये आपको पता होना चाहिए कि जी ही होगा, अगर फ्री फॉल है तो जी ही होगा। और मान लो कि कभी हाइट नहीं बोला और डिस्प्लेसमेंट बोल दिया तो भी आपको याद होना चाहिए कि ये क्या होगा, हाइट होगी। ठीक है, हाइट होगी। हाइट में आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो और ये सारे तीन फॉर्मूला आपके उसमें मिल जाएंगे। अब देखो कुछ बेसिक चीज़ें देख लो कि हम कैसे करने वाले न्यूमेरिकल। इसके न्यूमेरिकल में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब ये कि मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका जमीन से, तो जितनी देर में ये ऊपर गई, ऊपर मतलब इसकी टॉप हाइट अटेन की। टॉप हाइट क्या होती है? हाइट क्या होता है बेसिकली? हाइट क्या होगी? टॉप हाइट वो होगी ना, वही होगी ना। आप प्रैक्टिकली सोचो कि मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका तो मैं उसकी हाइट क्या बोलूंगा कि ये कितनी हाइट तक गई? उसी पॉइंट को बोलूंगा जहां से बॉल वापस नीचे गिरना चालू हो गई। ठीक है, मान लो कि मैंने बॉल को यहां से ऊपर फेंका और ये जो पॉइंट था यहां तक, ये एच पॉइंट जो था यहां तक बॉल ऊपर गई, इसके बाद से वापस बॉल नीचे गिरना चालू हो गई। ठीक है, तो मैं इस एच जो हाइट थी इस पॉइंट को, यार जो पॉइंट हो गई यहां तक की हाइट हो जाएगी ना। ठीक है, मैंने यहां से बॉल ऊपर फेंकी, जिस पॉइंट तक बॉल रुक के वापस नीचे आना चालू नहीं हो जाती वो पॉइंट को हाइट बोलूंगा मैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हाइट हो गया मेरे पास में। तो टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। इसका मतलब ये बहुत सारे लोगों को लगता है, जैसे कि मान लो कि मैं बॉल को 2 मीटर ऊपर फेंक रहा हूं। ठीक है, 2 मीटर ऊपर फेंकूंगा, नीचे जमीन के हिसाब से देख रहा हूं मैं, तो जमीन के हिसाब से मैं 2 मीटर ऊपर फेंकूंगा तो हाइट अटेन करेगी और वापस 2 मीटर ही नीचे आएगी। तो इस ऐसे टाइम पे फ्री फॉल, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकते हैं ना तो उसको हम असेंट बोलते हैं। ठीक है, असेंट मतलब ऊपर जाना। असेंडिंग ऑर्डर होता है ना, मतलब नीचे से ऊपर जा रहे होता है। वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ऊपर से नीचे आ रहा होता है। तो असेंट जब होता है, मैंने नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो वो जब हाइट पे अपनी गया और वहां से जब नीचे आया तो दोनों का टाइम सेम होगा। टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होगा। मतलब उसको उस हाइट तक, मतलब 5 मीटर ऊपर तक फेंकना चाहता हूं मैं किसी बॉल को, तो नीचे से ऊपर जब मैं 5 मीटर तक फेंकूंगा तो भी उसको उतना टाइम लगेगा और जो नीचे आएगा तो भी उसको उतना टाइम लगेगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि नहीं ऊपर धीरे धीरे जाता है और नीचे बहुत तेजी से आता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये एक फैक्ट है। इस चीज को याद करो, आप खुद करके भी देख सकते हो। ठीक है, एक मार्क कर लो पॉइंट, मतलब मार्क तो कैसे करोगे हवा में, आप इतनी एक्यूरेसी से फेंक नहीं पाओगे, बट स्टिल 5 मीटर ऊपर जाने में बॉल को जितना टाइम लगा उतना ही टाइम 5 मीटर नीचे बॉल को आने में लगेगा। बस इतनी बात ध्यान रखो, ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो ऊपर जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा। ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट। चलो ये समझ में आया। अभी एक और फैक्ट क्या है? एक और फैक्ट ये है कि जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करता हूं, मैंने आपको अभी बता दिया, तो मैं एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी नेगेटिव लेता हूं। ठीक है, मान लो कि मुझसे पूछ लिया कि मैं ऊपर के डायरेक्शन में फेंका मैंने इसको, तो इसकी हाइट कहां तक पहुंचेगी, तो मुझे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूलेज यूज करना पड़ेंगे, v इक्वल टू यू प्लस टी वगैरह वगैरह। तो उस केस में जी की वैल्यू को नेगेटिव लूंगा। जी की वैल्यू नेगेटिव क्यों लूंगा? क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जी एक्ट कर रहा है। जी नीचे के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और ऑब्जेक्ट जो ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो मैं सब कुछ, सारी चीजें, उसकी वेलोसिटी, उसका ये सब कुछ मैं ऊपर के हिसाब से देख रहा हूं ना। ठीक है, मान लो कि मुझे बोल दिया कि मैंने 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको ऊपर फेंका, तो मैं 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको ऊपर जाते हुए देख रहा हूं, तो नीचे जो इसको खींच रहा होगा वो नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन दोनों के अलग अलग है, बस इतनी सी बात याद रखो, इतनी सी बात है। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होगा, जब मैंने ऊपर से छोड़ा इसको नीचे, तब मैं एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी को पॉजिटिव लूंगा, प्लस जी लूंगा। ठीक है, ये 2 फैक्ट मैंने बताया। तीसरा फैक्ट क्या है? तो लॉजिक है। ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत ध्यान रखना है। ये बार बार वो बोलेंगे नहीं कि u क्या है, v क्या है, ये आपको खुद से दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि u क्या है, v क्या है। कैसे लगाओगे? जब भी मैं किसी, मान लो मुझे बोल दिया कि यू आर ड्रॉपिंग अ बॉल फ्रॉम 5 मीटर हाइट,
ठीक है, तो मतलब मैं 5 मीटर की हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं, तो हमेशा जब भी मैं ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहा हूं किसी चीज को, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है मतलब मैंने बिना कुछ के इसको छोड़ दिया बस। अगर मैं ऐसे फेंकता इसको नीचे की तरफ तो इनिशियल वेलोसिटी होती, बट कहीं लिखा है कि केवल ड्रॉप किया है, या वो यहां से रेस्ट पे था और नीचे गिर रहा है। जहां जहां भी रेस्ट बोला ना वहां आपको जीरो तो लिखना ही है, उतना तो पता ही होगा कि जहां रेस्ट बोला है वहां जीरो लिखना है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट को पहुंच रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। चलो खैर, अभी मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, अभी मान लो कि मैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा हूं, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी। ठीक है, और मुझे बोल दिया कि वाइल ड्रॉपिंग, तो वाइल ड्रॉपिंग जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। और वाइल थ्रोइंग, हमेशा याद रखना वाइल थ्रोइंग मतलब मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकना है तो मुझे कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा। ऐसा यहाँ बॉल मेरे हाथ में, मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा तो अपने आप तो ऊपर जाएगा नहीं, मुझे इसको ऊपर ऐसे फेंकना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं ऊपर फेंकता हूं तब इनिशियल वेलोसिटी होती है, बट फाइनल वेलोसिटी तब भी जीरो होती है। तब मतलब जब मैं नीचे ड्रॉप कर रहा हूं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और जब मैं ऊपर फेंक रहा हूं तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है। फाइनल वेलोसिटी जीरो क्यों है? क्योंकि भाई कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा आना चाहिए ना जहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, उसी पॉइंट के बाद वापस नीचे आना चालू होगा। तो ये जो पहला कोर्स था, यानी कि ऊपर जाने वाला जो सफर था, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका मैंने, तो ये कितनी ऊपर तक जाएगा, जिस भी हाइट पे जाएगा उस पर्टिकुलर हाइट पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी ना। तो मान लो मुझे पूछ लिया कि 5 मीटर हाइट पे जाने पे इसकी 5 मतलब या कुछ कैसी भी टाइप से पूछ लिया, तो आपको बेसिकली इतना ध्यान रखना दिमाग के अंदर कि जब मैं इसको ऊपर फेंकूंगा तो किसी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तभी तो वापस नीचे आना चालू होगा। तो मैं हाइट कहां तक गिन पाऊंगा, उसी पॉइंट तक गिन पाऊंगा। मान लो मुझे हाइट पूछने का बोला, मान लो मुझे बोल दिया कि इनिशियल वेलोसिटी मैंने 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको ऊपर फेंका, तो ये इसकी हाइट कितनी होगी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हाइट कैलकुलेट करने का पूछा है, नीचे से ऊपर फेंकी चीज को और हाइट कैलकुलेट करने का पूछा है, तो आप फाइनल वेलोसिटी जीरो लोगे, क्योंकि हाइट कैलकुलेट ही वहां तक होगी ना जब फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, वहां से तो फिर वापस नीचे आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो हम हमेशा ये जो सॉल्यूशंस होते हैं, ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो ऊपर जाने वाला, एक नीचे जाने वाला। बस अभी आप इतनी बात ध्यान रखो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, थोड़ा आप लॉजिकली सोचोगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। बट अभी इतना, मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में बताया, बट अभी इतना दिमाग लगाओ, बस 2-3 चीजें दिमाग लगाओ कि टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। दूसरी चीज कि जब भी ऊपर जाती है, जब भी मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं तो मैं जी को नेगेटिव लेता हूं, और नीचे फेंकता हूं तो जी जो होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसी के फेवर में होता है, उसी के डायरेक्शन में होता है। और तीसरी चीज ये है कि जब भी मैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा हूं तो सीधी सी बात है, आप खुद भी देख सकते हो कि अभी तो ये रेस्ट पे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, मैं ड्रॉप करूंगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, बट अभी तो जीरो पे ना, स्टार्ट तो जीरो से हुआ ना ये। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। और जब भी मैं ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर थ्रो कर रहा हूं तो उसकी जो हाइट अगर निकालनी होगी तो फाइनल वेलोसिटी में जीरो लूंगा। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे, अरे ओ गिर जाएगा, ठीक है, टॉप पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी, तो आपको हमेशा उस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी को जीरो लेना है। ठीक है, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, बट फिर भी मैं करवा ही देता हूं। बहुत ही अब मेजर डिफरेंसेस, बहुत ही आसान सी चीज है, बहुत ही महंगी चीज हमने कर ली है सॉल्व। अभी आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, अभी आपको उतना ध्यान रखना है जितना मैंने बताया। न्यूमेरिकल्स वगैरह हम जब एनसीईआरटी सॉल्यूशन करें, और प्रोबेबली इस टाइम तक स्टार्ट हो चुका होगा, क्योंकि ये तो प्रीमियर वीडियो है, और वो जो वीडियो वो प्रोबेबली इस टाइम तक स्टार्ट हो चुका होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बट एनी विच वेज लेट्स डू दिस मेजर डिफरेंसेस। ठीक है, अभी 5 से 6 स्पेशल क्लास चल रही होगी। ठीक है, मेजर डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली चीज तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जब भी आपसे कोई इनर्शिया के बारे में पूछे ना, क्योंकि मैंने इसके पहले भी क्वेश्चन कराया था, पिछले चैप्टर में क्वेश्चन था, 2 ऑब्जेक्ट से, एक रुई थी शायद और एक आयरन नेल था, और पूछा था कि इन दोनों में से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। ठीक है, मास ज्यादा तो इनर्शिया भी ज्यादा, इतनी बात ध्यान रखो। और वेट इज नथिंग, वेट क्या है, वेट इज द फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। बस वेट एक्चुअली एक फोर्स है, इतना याद रखो, फोर्स mg। ठीक है, नेक्स्ट, कांस्टेंट एंड डजंट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास जो है वो कांस्टेंट होता है, कभी भी चेंज नहीं होता, पर फोर्स जो है वो वेरीज एज पर द ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, ये था W इज इक्वल टू mg, या F, मैंने F की जगह W लिख दिया, वेट के लिए W, तो mg, तो G जैसे जैसे प्लेनेट के हिसाब से चेंज होता है, वैसे वैसे हर प्लेनेट पे वेट भी चेंज होगा। यूनिट क्या है इसकी, यूनिट है इसकी kg, और इसकी यूनिट है न्यूटन। ठीक है, बस ये 3 मेजर डिफरेंसेस है, ये मेजर डिफरेंसेस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं डिफरेंस आप बात करता हूं ग्रेविटेशन और ग्रेविटी की। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। ग्रेविटेशन इज द अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उसको मैं ग्रेविटेशन बोल रहा हूं। ठीक है, ग्रेविटी होता है अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द प्लेनेट। कंफ्यूज मत हो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटी का फोर्स एक्ट कर रहा है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन का फोर्स एक्ट कर रहा है। ग्रेविटी तो वो है जो अर्थ हम पे लगा रही है,
ठीक है, तो अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड द प्लैनेट, ठीक है, ग्रेविटी होता है, वो बड़ी वैल्यू होती है ग्रेविटी, ठीक है। इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े जी से, इसको हम छोटे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी की वैल्यू हमको पता है 6.11, वैल्यू भी लिख देना, डिफरेंस लिखने का पूछा तो वैल्यू भी लिख देना कि जी जो है वो 6.11 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है, और जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये भी लिखना कि भाई हाँ चलो ये जी और जी की वैल्यू नहीं, एक्चुअली ये जी और जी का अलग डिफरेंस है, ये यहां तक हो गया, वही तो मैं सोचूं मैंने इसको नीचे क्यों लिखा, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। ये बस इतना हो गया, ये खत्म। अब जी और जी के बीच में डिफरेंस पूछा, तो जी और जी के बीच में डिफरेंस क्या होता है? जी जो होता है वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और जी जो होता है छोटा वाला जी वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगला ये होता है कि जी जो है वो कांस्टेंट होता है हर जगह पे, इट इज कांस्टेंट एट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट नाम में ही दिख रहा है। और जी जो है इट वेरीज विद द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू एज पर द मास एंड रेडियस, ठीक है। जी की वैल्यू लिख देना, जी की वैल्यू होती है 9.11 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, एक दो बार लिख लोगे तो याद हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ऑन अर्थ भी लिखना, हर जगह ये नहीं होती है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा चैप्टर समाप्त। अभी थ्रस्ट एंड प्रेशर वाली चीजें बची, बॉयंसी वगैरह वाली बची, बट वो इस बार आपकी जो इतनी सोने की किस्मत है ना, जो आपकी किस्मत है ना, उसमें से ये सिलेबस रिड्यूस हो गया है, ठीक है। आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि ये सब हट चुका है, ये सब सिलेबस में नहीं है, तो मैं ये सब बताऊंगा नहीं, बट फिर भी हमारे छोटे से ज्ञान के लिए मैं आपको बताता हूं कि थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब कि मान लो कि ये जो एक सरफेस है, ये मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ब्लॉक है एक, तो इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है, हमेशा एक फोर्स तो एक्ट कर ही रहा है, ठीक है, हमेशा एक फोर्स एक्ट कर ही रहा होता है, इसी कारण चिपका। तो क्या है कि फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इसका, इसके परपेंडिकुलर है ना ये फोर्स, ये देखो 90 डिग्री पे ना, तो इसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। थर्स्ट नहीं, थर्स्ट तो प्यास हो जाती है, THIRST, थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट क्या है हमारा? थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बस। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, तो कुछ भी नहीं है, आपको प्रेशर निकालना होना तो सिंपल सा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू F/A, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर लगेगा, और जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। इसीलिए मैं अगर इसको, इस बॉटल के ढक्कन को अपने हाथ पे से जोर से धक्का दूं तो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मुझे कोई प्रेशर नहीं लग रहा। फोर्स तो उतना ही है, फोर्स मान लो मैं अभी भी 10 न्यूटन का लगा रहा हूं तो भी मुझे कोई प्रेशर ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा। बट वहीं उसी की जगह अगर मैं इस पेन की निब को सेम 10 न्यूटन के फोर्स से अंदर घुसाऊं तो ये घुस जाएगी अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया है, पेन की निब का एरिया क्या है? पेन की निब का एरिया बहुत कम है, और ये इस पूरे जो गोले का एरिया, इस पूरे जो ढक्कन का एरिया है, ये बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा एरिया मतलब कम प्रेशर फील होगा, और कम एरिया मतलब ज्यादा प्रेशर फील होगा। ये था बहुत ही बेसिक, क्योंकि अभी आपको नहीं है तो ये यही हुई बात। यहां पर हम करते हैं इसको समाप्त। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट है रोज 10 से 11 बजे एक मजेदार इंटरेक्टिव लाइव क्विज होती है, जहां पे आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी, जीवन की समस्या हो या फिर ऐसे कुछ डाउट वगैरह। और क्विज तो चलती चलती साइड में 1 घंटे का होता है, बहुत मजा आता है। 4 से 5 तो रोज लेक्चर हो ही रहा है बिल्कुल कंसिस्टेंटली, और 5 से टुमारो नहीं, टुडे भी और कल भी। वैसे तो कल मैं कोशिश कर रहा हूं कि कल से इसको 7 से 8 शिफ्ट कर दूं, ठीक है, ऑलमोस्ट हो चुका है वो फाइनल, ठीक है। आज टुडे 5 से 6 इसमें मैं क्या कराने वाला हूं? इसमें ग्रेविटेशन की पूरी एनसीईआरटी कराने वाला हूं मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एनसीईआरटी का, ग्रेविटेशन के एनसीईआरटी सॉल्यूशन, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके पक्के से देखना, ठीक है। तो लेक्चर रिकैप तो यही था, हमने क्या क्या कर लिया आज। हमने कर लिया पूरा ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ लिया, बेसिक्स पढ़ लिया, अलग अलग जगहों पे क्या होता है वो पढ़ लिया, ठीक है, स्मॉल जी बड़ा जी पढ़ लिया, डिफरेंसेस पढ़ लिए, मास वगैरह पढ़ लिया, वेट वगैरह पढ़ लिया। तो बस यार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, आई होप यू गाइस रियली एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, और स्पेशल क्लास ज्वाइन करना मेरी। और इसके अलावा अगर आपको कोई सा सब्सक्रिप्शन लेना तो आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हो, स्मार्टनेस लगा के आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप मुझे अनअकैडमी के ऐप पे फॉलो भी कर सकते हो। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर लो, और साथ में अगर आप मुझे अनअकैडमी के ऐप पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज वहां पे भी फॉलो कर लो। और अभी 2 मिनट मेरी बात सुनो, ये है हमारा, ये जो होता है उसको बोलते हैं हम स्माइल थेरेपी। स्माइल थेरेपी क्या होती है कि अभी आपका मूड कैसा भी, आपका दिन भर कैसा भी गया हो, जो भी गया हो, आप किसी भी चीज को लेकर टेंस्ड हो, किसी ने कुछ बोल दिया हो बुरा, अच्छा भी नाच रहे हो या अभी रो भी रहे हो ना, तो भी जैसे मैं आपको बोलूं स्टार्ट, आपको सब कुछ भूल के आपको मेरी एक बात माननी है, ठीक है। वो ये है कि आपको स्माइल करना है फॉर द नेक्स्ट 5 सेकंड्स, ओपनिंग योर माउथ वाइड अपार्ट, ठीक है। स्टार्ट।
थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड आई विल कैच यू गाइस रियली सून। बाय बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जब भी आप देख रहे हो इसको। ठीक है, बाय बाय।